Hello students, this video is the third part of the first chapter of NCERT History Class 8, How, When and Where. In the previous two videos on this chapter, we learned about the importance of dates in history as well as we knew about the criteria for the selection of dates in history. In this video, we shall learn about a new topic, how do we periodize। अर्थात हम जानेंगे कि हिस्ट्री को हम वेरियस टाइम पीरियड्स में, अवधियों में या कालखंडों में कैसे और क्यों डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जान लेते हैं कि पीरियोडाइजेशन होता क्या है। पीरियोडाइजेशन का सिंपल मीनिंग होता है द डिवीजन ऑफ द पास्ट और हिस्ट्री इनटू वेरियस टाइम पीरियड्स। अर्थात अतीत या इतिहास को वेरियस टाइम पीरियड्स में डिवाइड कर देना। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि वाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड्स। अर्थात हिस्ट्री को अलग अलग टाइम पीरियड्स में बांटने की कोशिश हम लोग क्यों करते हैं। तो हिस्ट्री को पीरियोडाइज करने के पीछे कई सारे रीजन्स हैं। जैसे ऐसा करके हम लोग किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के सिग्निफिकेंट फीचर्स अर्थात खासियतों और सेंट्रल एलिमेंट्स अर्थात केंद्रीय तत्वों को समझने की कोशिश करते हैं और पीरियोडाइजेशन के बाद इनको समझना भी आसान हो जाता है। साथ ही पीरियोडाइजेशन की मदद से हम लोग एक टाइम पीरियड से दूसरे टाइम पीरियड के बीच हुए चेंजेस को जान पाते हैं। साथ ही साथ पीरियोडाइजेशन की मदद से पास्ट में हुए इवेंट्स के सीक्वेंस अर्थात क्रम को समझना भी आसान हो जाता है। प्रेजेंट टाइम में इंडियन हिस्ट्री को बहुत ही पॉपुलरली हम लोग 3 पीरियड्स में डिवाइड करते हैं, एंशिएंट, मिडीवल एंड मॉडर्न। और स्टडी करने पर पाते हैं कि इन तीनों पीरियड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट है। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि इंडियन हिस्ट्री के पीरियोडाइजेशन की शुरुआत कब हुई। सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री को किसने पीरियोडाइज करने की कोशिश की और किन बातों को पीरियोडाइजेशन का आधार बनाया गया। 1817 में 1817 में एक स्कॉटिश अर्थात स्कॉटलैंड के रहने वाले इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर, इनका नाम था जेम्स मिल। इन्होंने इंडियन हिस्ट्री के ऊपर एक बुक लिखी और पब्लिश करवाई। कब? 1817 में, 1817 में, यानी जिस समय इंडिया में ब्रिटिश रूल था। इस बुक का टाइटल था ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया अर्थात ब्रिटिश का भारत में इतिहास। यह बुक 3 लंबे चौड़े पार्ट्स अर्थात वॉल्यूम्स में बटी हुई है। जेम्स मिल ने इस बुक में इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया है, हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड एंड ब्रिटिश पीरियड। और जब ये बुक आई उस समय इस प्रकार के पीरियोडाइजेशन को लोगों ने वाइडली एक्सेप्ट भी किया, काफ़ी पॉपुलर हुआ ये बुक। लेकिन इंडियन हिस्ट्री के इस प्रकार के डिवीज़न अर्थात पीरियोडाइजेशन में कई सारी प्रॉब्लम्स भी लोगों को जल्द ही नज़र आने लगी। तो जेम्स मिल के पीरियोडाइजेशन में क्या प्रॉब्लम्स थी, इनको हम लोग आगे जानेंगे। इससे पहले इस बुक के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जेम्स मिल के आइडियाज़ क्या थे इंडिया और एशियन कंट्रीज़ के बारे में, यानी आइडियाज़ ऑफ जेम्स मिल रिगार्डिंग इंडिया एंड अदर एशियन कंट्रीज़। तो इसको समझ लेते हैं। जेम्स मिल का मानना था कि एशियन सोसाइटीज़ वर एट ए लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन देन यूरोप। अर्थात सभ्यता के मामले में एशियन सोसाइटी यूरोप के कंपैरिजन में काफ़ी पीछे है, एकदम पिछड़ा हुआ है। जेम्स मिल का कहना था कि इंडिया में ब्रिटिश के आने से पहले हिंदू एंड मुस्लिम
डेस्पॉट्स अर्थात तानाशाहों का शासन चलता था। यानी जेम्स मिल ने ब्रिटिश के आने से पहले जितने भी हिंदू या मुस्लिम रूलर्स इंडिया में हुए उनको क्या नाम दिया, उनको क्या कहा, डेस्पॉट्स यानी तानाशाह। डेस्पॉट्स का मीनिंग होता है रूलर्स हैविंग अनलिमिटेड पावर्स, यानी जिस रूलर के पास क्या हो, वैसे रूलर्स जिनके पास एकदम अनलिमिटेड पावर्स हो, निरंकुश शासक जो बोलते हैं, और वो बहुत ही अनफेयरली एंड क्रूली शासन करता है। तो ऐसे रूलर्स के लिए हम लोग हिस्ट्री में वर्ड यूज़ करते हैं डेस्पॉट्स। तो जेम्स मिल ने सभी हिंदू एंड मुस्लिम रूलर्स को क्या नाम दिया, डेस्पॉट्स का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जेम्स मिल का ये भी मानना था कि ब्रिटिश के आने से पहले इंडिया में क्या थी, रिलीजियस इंटॉलरेंस थी, यानी धार्मिक बैर जो बोलते हैं, धार्मिक असहिष्णुता थी, ऐसा मानना था। अर्थात हम बोल सकते हैं कि जेम्स मिल का मानना था कि धर्म के आधार पर इंडिया में लोग काफ़ी बटे हुए थे, धर्म के नाम पर लोगों में हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहता था। लेकिन रियलिटी तो हम लोग जान चुके हैं कि इसके बिल्कुल उलट है। इंडिया में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी तो ब्रिटिशर्स की ही देन है, बांटो और राज करो, ऐसी पॉलिसी तो ब्रिटिश ने ही यहाँ पर इम्प्लीमेंट की थी, हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़ाकर कमज़ोर करने की और आसानी से शासन करने की। इसके अलावा जेम्स मिल ने कहा कि कास्ट टैबूज, जातिगत बंधन एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस, जिसको हम लोग अंधविश्वास बोलते हैं, का काफ़ी ज़्यादा इंडियन सोसाइटी में डोमिनेंस था, बोलबाला था। जेम्स मिल का विचार था कि सिर्फ ब्रिटिश रूल ही इंडिया को सिविलाइज बना सकती है, और इसके लिए जेम्स मिल ने ब्रिटिश रूलर को कुछ सुझाव या सजेशंस भी दिए, जैसे इंडिया में यूरोपियन मैनर्स, ब्रिटिश तौर तरीक़ों या शिष्टाचार, यूरोपियन आर्ट्स एंड इंस्टीट्यूशंस, यूरोपियन लॉज, इन सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया जाए, लागू किया जाए, ऐसा सजेशंस जेम्स मिल ने ब्रिटिश रूलर को दिया। He also suggested that the British should conquer all territories in India, और ये एक और सजेशन उन्होंने ब्रिटिश रूलर्स को क्या दिया कि इंडिया के संपूर्ण भूभाग पर, यानी पूरी टेरिटरीज पर ब्रिटिश को कब्जा कर लेना चाहिए, और ऐसा करने के बाद ही इंडियन पीपल में इनलाइटनमेंट यानी ज्ञान का उदय हो सकता है और उसको सुखी जीवन प्रदान किया जा सकता है। जेम्स मिल का ओपिनियन था कि ब्रिटिश हेल्प के बिना इंडिया में किसी भी प्रकार का प्रोग्रेस या कोई डेवलपमेंट पॉसिबल है ही नहीं। जेम्स मिल ब्रिटिश रूल को प्रोग्रेस और एक डेवलप्ड सिविलाइजेशन के सिंबल के रूप में देखते थे, यानी ब्रिटिश रूल का मतलब क्या है, प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। एक तरह से इन सारी चीज़ों को सिंबलाइज करता था ब्रिटिश रूल, कि जहाँ भी ब्रिटिशर्स जाते हैं वहाँ पर प्रोग्रेस होता है, डेवलपमेंट होता है। और ब्रिटिश रूल के पहले के दौर को जेम्स मिल ने एज ऑफ डार्कनेस अर्थात अंधकार का युग कहा है। चलिए आगे अब हम लोग ये जान लेते हैं कि जेम्स मिल के पीरियडाइजेशन के साथ या जेम्स मिल के पीरियडाइजेशन में क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या परेशानी थी। जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री के पीरियडाइजेशन का आधार बनाया रिलीजन्स ऑफ रूलर्स, यानी जो उस समय के शासक थे उनके रिलीजन्स को, यानी उसके वो जिस धर्म को, जिस फेथ को रूलर फॉलो करते थे सिर्फ, यानी रूलर के
फेथ के आधार पर, उसके रिलीजन के आधार पर इंडियन हिस्ट्री को पीरियोडाइज किया जेम्स मिल ने। यानी सीधे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री को रिलीजियस ग्राउंड पर, धार्मिक आधार पर पीरियोडाइजेशन किया, जो कि बिल्कुल भी लॉजिकल या तर्कसंगत नहीं लगता है। जैसे एंशियंट टाइम की बात करें तो एंशियंट टाइम को जेम्स मिल ने नाम दिया है ब्रिटिश पीरियड का। लेकिन यदि हम एंशियंट टाइम की बात करें तो एंशियंट टाइम में सभी रूलर्स हिंदू ही नहीं थे और ना ही सभी सब्जेक्ट्स यानी जनता ही हिंदू थी। एंशियंट टाइम में हिंदुइज्म के अलावे भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारे फेथ्स के लोग, जैसे बुद्धिज़्म, जैनिज़्म के फॉलोअर्स एक साथ साइमल्टेनियसली रहा करते थे। और रूलर्स भी किसी एक ही फेथ के या एक ही रिलीजन के नहीं थे। अलग रूलर्स भी बहुत सारे रिलीजन्स के, अलग अलग रिलीजन्स के एंशियंट टाइम में भी थे। इस कारण से एंशियंट टाइम को हिंदू पीरियड कहना बिल्कुल भी उचित नहीं है। जब मुस्लिम रूलर्स इंडिया में आए तो उस समय भी स्थिति कुछ इसी तरह की थी कि बहुत सारे जो रीजनल रूलर्स थे वो अलग अलग फेथ को फॉलो करते थे। पीपल भी हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म सभी फेथ के रहा करते थे। तो इंडियन मिडिवल पीरियड को भी मुस्लिम पीरियड का नाम दे देना सही नहीं है। रिलीजियस ग्राउंड पर पीरियोडाइज करने का एक ड्रॉबैक और भी है। वो क्या है? ऐसा करके दूसरे रिलीजन्स के लोगों के लाइव्स एंड प्रैक्टिसेस को इग्नोर करने की, कम करके आंकने की, कम महत्व देने की कोशिश की जाती है। अर्थात जैसे हिंदू पीरियड की बात करें तो उसमें हिंदू सोसाइटी से रिलेटेड या हिंदुइज्म के जो फॉलोअर्स हैं उनके ही लाइव्स और प्रैक्टिसेस को ज़्यादा मान्यता दी जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि रिलीजियस ग्राउंड पर पीरियोडाइजेशन का तरीका जो कि जेम्स मिल ने अपनाया बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है, ये गलत है। जेम्स मिल के पीरियोडाइजेशन से हटकर बहुत सारे हिस्टोरियंस ने इंडियन हिस्ट्री को एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, इन 3 पीरियड्स में डिवाइड किया है। लेकिन इस पीरियोडाइजेशन में भी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। इस पीरियोडाइजेशन को हमने वेस्ट से बोरो किया है, अर्थात हमने वेस्टर्न कंट्रीज़ का नकल किया है। यानी हम लोगों ने जो इंडियन हिस्ट्री को एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न में बांटा है, ये एक तरह से यूरोपियन कंट्रीज़ का क्या है, कॉपी है। इस तरह का पीरियोडाइजेशन सबसे पहले यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपने यहाँ अडॉप्ट किया, अपने यहाँ शुरू किया। वेस्टर्न कंट्रीज़ में मॉडर्न पीरियड को साइंस, रीजन अर्थात लॉजिक, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसे फोर्सेस ऑफ मॉडर्निटी से जोड़कर देखा जाता है। अर्थात यूरोपियन कंट्रीज़ में मॉडर्न पीरियड की शुरुआत कहाँ से होती है? जब साइंस आया, रीजन्स यानी लॉजिक, डेमोक्रेसी आ गई, लिबर्टी आ गई, इक्वालिटी आ गई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुरू हो गया। इनको आप बोल सकते हैं फोर्सेस ऑफ मॉडर्निटी। तो ये सारी चीज़ें जब यूरोपियन कंट्रीज़ में आई तो यहाँ से शुरुआत होती है यूरोपियन कंट्रीज़ में मॉडर्न हिस्ट्री की, मॉडर्न पीरियड की। अर्थात जब ये सब सारी चीज़ें नहीं थी इससे पहले, यानी मॉडर्न पीरियड से पहले जो यूरोपियन कंट्रीज़ में मिडिवल पीरियड था, उसमें आपको ये सारी एलिमेंट्स यानी जो फोर्सेस ऑफ मॉडर्निटी अभी हम लोगों ने देखा वो नहीं थी। तो डिमार्केशन लाइन आप समझ गए होंगे मिडिवल एंड मॉडर्न पीरियड के बीच क्या था। तो ये हम बात कर रहे थे वेस्टर्न कंट्रीज़ की, यूरोपियन कंट्रीज़ की। तो इंडिया ने भी इसी पीरियोडाइजेशन को क्या कर लिया, बहुत सारे हिस्टोरियंस ने इंडिया में भी इसको एडॉप्ट किया, कॉपी किया।
लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि ब्रिटिश रूल को, इंडिया में ब्रिटिश रूल को मॉडर्न पीरियड का पार्ट माना जाता है। लेकिन ब्रिटिश रूल के दौरान अभी जो हमने फोर्सेज ऑफ मॉडर्निटी की बात की, इनका बिल्कुल ही अभाव था, यानी ये सब चीज़ें इंडिया में नहीं थी। तो हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश रूल को इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के साथ जोड़ना सर्वथा अनुचित है, यानी गलत है। बहुत सारे हिस्टोरियंस ने ब्रिटिश टाइम पीरियड को कॉलोनियल एज का नाम दिया है, यानी औपनिवेशिक युग का। यानी जो ब्रिटिश रूल था इंडिया में 1865 या 64 से लेकर 1947 तक, यानी इंडिया के इंडिपेंडेंस इंडिया को मिलने तक, इसको बहुत सारे हिस्टोरियंस ने नाम क्या दिया है, कॉलोनियल एज, औपनिवेशिक युग। और इस प्रकार का नाम काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल भी लगता है, उचित भी लगता है। तो कॉलोनियल का मीनिंग क्या होता है, ब्रिटिश टाइम पीरियड को ये नाम क्यों दिया गया, और ये नाम कितना लॉजिकल है, तर्कसंगत है, इन सारी बातों को हम लोग इस चैप्टर के ऊपर जो 4th वीडियो आएगा, चौथा वीडियो, उसमें इन सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। और टॉपिक होगा व्हाट इज़ कॉलोनियल। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स।